तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का। स्टार्ट हम लोग कर चुके हैं लेक्चर अपना। चैप्टर नंबर 1 मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो अब चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत ही डिटेल्ड वे में इसको हम लोग पढ़ेंगे और अपने सारे डाउट्स हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तुमको कुछ भारी भारी से टर्म मिलेंगे अगर तुम एनसीईआरटी बुक को रीडिंग करोगे तो, जो कि पल्ले नहीं पड़ते हैं। तो पहले उसी को हम लोग समझ लेंगे कि उसका मतलब क्या होता है, उसका क्या फंक्शन वर्क होता है। देन उसके बाद हम लोग फिर अपने मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। तो वो कौन कौन से टर्म है, तो सबसे पहला टर्म यहाँ पर आता है एनसीईआरटी बुक में, जिसका नाम है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? तो देखो, स्टिमुलाई एक ऐसा चेंज या फैक्टर होता है, यानी कि जिसकी वजह से अगर एक एग्जांपल के रूप से समझाते हैं, जैसे कि अगर तुम्हारे एग्ज़ाम में अगर कम मार्क्स आते हैं, तो तुम्हारे पापा जब तुमको एक चाटा मारते हैं, तो तुम्हारे अंदर जो चेंज आता है, ठीक है, तुम थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे करके मुड़ जाते हो। तो वो किसके द्वारा हो रहा है? तो जो तुम्हारे पापा तुमको स्लैप मार रहे हैं, वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, एक स्टिमुलाई की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो, डिफिनेशन पढ़ो, तुमको आराम से समझ में आ जाएगा कि एनी द चेंज फैक्टर और एजेंट विच कॉजेज अ चेंज इन द एक्टिविटी और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऐसा कोई भी चेंज या फिर फैक्टर जिसकी वजह से तुम्हारे एक्टिविटी या बिहेवियर में चेंज आए, उसको क्या कह देंगे? स्टिमुलाई कह देंगे। तो उस एग्जांपल में स्टिमुलाई कौन हो गया? तो योर्स फादर हैंड, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे सेकंड एक टर्म आता है, इसका नाम है रिसेप्टर। क्या होता है भैया रिसेप्टर? क्या होता है? तो रिसेप्टर एक ऐसा सेल है या टिश्यू है जो कि तुम्हारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है। बेसिकली ये तुम्हारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आखिर वो कौन कौन से सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होता है? तो हम लोग को कुछ अपने क्लास 10th में किन्हीं 6 हम लोग को रिसेप्टर के बारे में पढ़ना है। एक एक करके इसको समझते हैं हम लोग। पहला आता है फोटो रिसेप्टर। फोटो यानी कि लाइट। लाइट कैसे, कहाँ से हम लोग को गेन करते हैं? तो हम लोग आइज़ के द्वारा करते हैं। तो ये रिसेप्टर कहाँ होगा? तो आई के पास होगा, हम लोग के आँख के पास होगा ये रिसेप्टर, ठीक है। जो कि स्टिमुलाई क्या गेन करेगा? तो वो लाइट को गेन करेगा। तो यहाँ पे रिसेप्टर स्टिमुलाई को अपनी तरफ रिसीव करता है, ठीक है। अब क्या है दूसरा है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ऑल फैक्ट्री तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में तुम लोग पढ़े होगे कि ऑल फैक्ट्री यानी कि स्मेल को रिलेटेड होता है। तो स्मेल यानी कि किससे लेते हो स्मेल? तो वो नोज़ से लेते हैं हम लोग स्मेल। तो नोज़ में कौन सा रिसेप्टर होता है? तो नोज़ में ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होता है। फिर आता है गुस्टैटरी रिसेप्टर। गुस्टैटरी रिसेप्टर ये तुम्हारे टंग में प्रेजेंट होता है। ये तुमको टेस्ट करने के लिए कोई भी फूड को ये काम आता है, ठीक है। फिर क्या आता है? फेनो रिसेप्टर आता है। फेनो रिसेप्टर ये किस चीज़ के काम आता है? तो ये ईयर में प्रेजेंट रहता है, ताकि ये कोई भी साउंड को लिसन करके और तुम्हारे ब्रेन तक पहुंचा सके, ठीक है। अब देखो, स्किन में कौन सा होता है रिसेप्टर? तो थर्मो रिसेप्टर होता है भैया, ठीक है। थर्मो रिसेप्टर, थर्मो यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो तुम्हारे स्किन के टेम्परेचर को वो डिटेक्ट करता है, ठीक है। और एक स्किन में तुम्हारा रहता है जिसका नाम है नोज़िसेप्टर, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्या क्या पढ़े? तो फोटो रिसेप्टर पढ़ लिया, और फैक्ट्री रिसेप्टर पढ़ लिया, गुस्टैटरी रिसेप्टर पढ़ लिया, फेनो रिसेप्टर पढ़ लिया, थर्मो रिसेप्टर पढ़ लिया, नोज रिसेप्टर पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को पढ़ना है इसके बाद थर्ड अपना जो टर्म है इफेक्टर, कि भैया इफेक्टर क्या होता है? तो जब तुमको चाटा पड़ा तो तुम्हारा गर्दन पीछे की तरफ हुआ, तो वो जो तुम्हारा गर्दन या मसल जो है वो तुम्हारा वो जो एक्ट हुआ, उसी को क्या कह दिया गया? इफेक्टर कह दिया गया। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि इफेक्टर आर टिश्यू, ग्लैंड और मसल विच एक्ट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई रिसीव, ठीक है। अब रिस्पॉन्स क्या हो गया? तो ये जितना भी तुम्हारे साथ अभी एक्शन हुआ ना, उसी को कुल मिला के रिस्पॉन्स कह दिया गया। यानी कि स्टिमुलाई का गेन होना कौन करेगा गेन? तो रिसेप्टर करेगा। देन तुम उसके लिए अपना कोई भी तुम्हारे ग्लैंड मसल में चेंजेस आएंगे, और देन इस पूरे को क्या कह देंगे? रिस्पॉन्स कह देंगे। चलो अब आगे देखते हैं क्या है, टॉपिक पे आते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग को पढ़ना है, सीधे टॉपिक पर आ जाओ अब। तो हम लोग के ह्यूमन बॉडी में 2 तरह के सिस्टम परफॉर्म होते हैं। पहला तो नर्वस सिस्टम, एंड दूसरा हम लोग को पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है तुमको नर्वस और मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अब बहुत ज़रूरी होता है हम लोग के बॉडी में। कंट्रोल मतलब तो जानते हो, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? यानी कि 2-3
दो तीन जो हमारा पार्ट है वो एक साथ तालमेल में होके तुम्हारे बॉडी के सर्वाइवल के लिए बहुत सारे काम करता है, तो उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये दो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कौन प्रोवाइड करता है, तो ये तुमको नर्वस और मस्कुलर टिश्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू प्रोवाइड करता है। अब देखो, अभी हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे बाद में। तो अब देखो, पहला यहाँ से भी एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, न्यूरॉन्स। व्हाट इज़ न्यूरॉन भैया? तो न्यूरॉन जो होता है ना, ये नर्वस टिश्यू से मिलकर बनता है। तो नर्वस टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन्स एंड इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन। क्या होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन तुम लोग को दिख रहा होगा। तो नर्वस टिश्यू जो बनता है एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क से वो बनता है, जिस नर्व सेल से बनता है, जिसको न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। ये एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जो कि इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स से केमिकल इम्पल्स में। कैसे होता है सब चीज़, तो अभी देखेंगे हम लोग। नीचे देखो, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन दिख रहा होगा तुम लोग को, जो कि एक डेंड्राइट। देखो, सबसे पहले तुम लोग को ऊपर में जो ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, डेंड्राइट है। वो उसका क्या काम होता है, तो वही सारे के सारे इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। बीच में तुम लोग को न्यूक्लियस दिख रहा है और जो तुमको गैप दिख रहा है वो क्या है, सेल बॉडी है उसका। फिर यहाँ तुम जो सबसे लॉन्गेस्ट तुम लोग का पार्ट दिख रहा है, थिक पार्ट दिख रहा है तुम लोग को, थिन पार्ट, वो क्या है, वो है एक्सन। ठीक है, एक्सन है। और जो लास्ट में तुम लोग को पार्ट दिख रहा है वो है नर्व एंडिंग। ठीक है, यहाँ पर एक बात याद रखो कि जो तुम लोग को एक्सन के ऊपर में एक क्या ऊपर पर में बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो है तुमको क्या है बताना, कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे तो इसको कहते हैं क्या, माइलिन कहते हैं। और जिस भी इस न्यूरॉन के ऊपर में लगा रहता है उसको कहते हैं माइलिनिएटेड शीट होता है ये। और जिस भी न्यूरॉन के ऊपर लगता है उसको माइलिनिएटेड न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या जानेंगे, ये तुम लोग देख लिए डायग्राम, ये डायग्राम आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको देख लेना। अब देखो आगे देखते हैं, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो न्यूरॉन के हम लोग पार्ट्स देख लिए कौन कौन से हैं, तो डेंड्राइट हो गया, सेल बॉडी हो गया और एक्सन हो गया। ठीक है, तो डेंड्राइट क्या काम करता है, तो इन्फॉर्मेशन को एक्वायर यानी कि लेता है। और देन सेल बॉडी का क्या काम हो गया, तो ये इंफॉर्मेशन को एक्वायर करके ट्रैवल करता है एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, यानी कि सेल बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन आया है वह इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट होकर देन आगे की तरफ वो बढ़ता है एक्सॉन की तरफ। एक्सॉन क्या है, एक्सॉन एक लॉन्गेस्ट फाइबर है सेल बॉडी का, और ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। तो यहाँ पर एक्सॉन में देख लिए क्या था, तो जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स था वो एक सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में कन्वर्ट जाता है। ठीक है, भैया ये क्या कहा कि दूसरे न्यूरॉन में, तो देखो क्या होता है ना कि हम लोग के बॉडी में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग के जैसे हाथ में हो गया न्यूरॉन्स, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, सेम टू सेम ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग में होता है। ठीक है, वो बहुत स्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोपिक में तुमको दिखेगा, नेकेड ऐसे नहीं दिखता है तुम लोग को। तो क्या होता है कि जब वो एक जो नर्व एंडिंग हो गया, नर्व एंडिंग देख लिए उसमें था, तो नर्व एंडिंग से वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तुमको चल जाता है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे। बात सिंपल है, डेंड्राइट जो कि रिसीव कर रहा था इन्फॉर्मेशन वहाँ पे चल जाता है। और बीच में एक जगह होता है, ठीक है, एक न्यूरॉन के और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसको कहते हैं साइनैप्स। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, साइनैप्स कहते हैं। और वहाँ पे मेन फंक्शन क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। बहुत बढ़िया। साइनैप्स में पूछ सकता है तुमको कि साइनैप्स में क्या होता है, तो तुम लिख दोगे कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कन्वर्ट हो जाता है केमिकल सिग्नल में फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज़ ए क्विक सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ ए बॉडी टू ए स्टिमुलस, जैसे कि हो गया नी जर्क, विथड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ना कि एक सडन एक्टिविटी होता है, एक सडन मोशन होता है तुम्हारे बॉडी में विद द रिस्पेक्ट ऑफ स्टिमुलाई। जैसे कि अगर तुम कोई गर्म पानी को हाथ लगाते हो तो तुम कैसे तुरंत एकदम हटा लेते हो उसको, तो वो क्या है, वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। और तुम लोग को अभी पढ़ना है रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे क्या होता है, रिफ्लेक्स जिसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन समझ गए। अब चलो रिफ्लेक्स आर्क पे आते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है। तो देखो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है
तो एक ऐसा पाथवे होता है कहाँ का, जब नर्व इम्पल्स जो तुम्हारा ट्रैवल करता है ना, तो उसी का पाथवे को कह रहा है यहाँ पे ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। उस पाथवे को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्स आर्क में अभी भी डाउट है? ठीक है, अभी तुरंत इसको क्लियर कर देते हैं। तो देखो क्या होता है, पूरा प्रोसेस समझो एकदम, दिमाग कान सब चीज़ खोल के। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही तुम कोई स्टिमुलस को तुम गेन करते हो, जैसे ही तुम किसी, अच्छा मान लो हीट है, हीट को तुमने, हॉट ऑब्जेक्ट को तुमने छू दिया, अब वो जो स्टिमुलाई है वो तुम्हारे रिसेप्टर ऑर्गन में जाएगा। तो स्किन का रिसेप्टर ऑर्गन कौन था, और हीट को लेके तो वो क्या था, थर्मो रिसेप्टर। भैया बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, तो जो थर्मो रिसेप्टर था वो उस रिसेप्टर को कैरी करके स्पाइनल कॉर्ड में भेज देता है। स्पाइनल कॉर्ड जानते हो क्या होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन के अंदर वाला पार्ट होता है। बैकबोन को स्पाइनल कॉर्ड नहीं कहते हैं, बैकबोन के अंदर एक पार्ट होता है, उसी को क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो वो जितना भी स्टिमुलाई था वो रिसेप्टर ऑर्गन के थ्रू तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में रिसीव हो गया। अब देखो, अब तुम सोच रहे हो कि भैया स्पाइनल कॉर्ड में क्यों रिसीव हुआ, ब्रेन में क्यों नहीं गया। तो देखो क्या होता है ना यहाँ पे कि ये बहुत इमीडिएट एक्शन होता है, यानी कि तुमको जल्दी वहाँ से तुमको हाथ हटाना होगा अपना, नहीं हटाओगे तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। तो यही अगर तुम्हारे ब्रेन तक भी इंफॉर्मेशन जाने लगे तो यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और ये तुम्हारे हाथ को बर्न भी कर सकता है। ठीक है, इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड से ही ये इफेक्टर ऑर्गन में चल जाता है मसल के, कि भैया तुम वहाँ से हाथ हटा लो। ठीक है, तो इफेक्टर ऑर्गन में गया, इफेक्टर ऑर्गन के बाद रिस्पॉन्स हो गया कि तुमने अपना वहाँ से हाथ को हटा लिया। ठीक है, पूरा प्रोसेस समझ गए। इसी पाथवे को क्या कह दिया गया है, रिफ्लेक्स आर्क कह दिया गया है। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम लोग को पढ़ना है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या होता है। पहला क्या था, नर्वस सिस्टम था, दूसरा क्या था, एंडोक्राइन सिस्टम था। तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं जो कि हम लोग को पढ़ना है अपने क्लास 10th में, विच इज़ नथिंग बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को CNS भी कहते हैं, जिसमें दो पार्ट होते हैं। ठीक है, CNS में कितने पार्ट, दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, तो फर्स्टली इट इज़ ब्रेन एंड सेकेंडली इट इज़ स्पाइनल कॉर्ड। बहुत बढ़िया। कौन कौन से दो पार्ट हो गए CNS में, तो ब्रेन हो गया और स्पाइनल कॉर्ड होता है CNS में। और दूसरी तरफ आ जाओ तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म होता है PNS। ठीक है, अभी मैं तुम लोग को शॉर्टकट ही आगे भी यही बोलूँगा, शॉर्टकट में PNS SS CNS तुम लोग को समझ लेना होगा। तो PNS में दो पार्ट होते हैं, पहला है तुमको क्रेनियल नर्वस एंड सेकेंडली इज स्पाइनल नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्या होता है क्रेनियल स्पाइनल, भैया देखो PNS के ऐसे भी तुम कह सकते हो कि एक होता है पार्ट जिसको कहते हैं नर्व्स। नर्व्स में दो तरह के पार्ट हो गए, विच इज़ वन इज़ क्रेनियल नर्व्स एंड सेकंड इज़ स्पाइनल नर्व। ठीक है, अब क्रेनियल नर्व्स ऐसे नर्व्स होते हैं जो कि तुम्हारे ब्रेन से अराइज होते हैं, यानी कि जैसे कि तुम्हारे आँख हो गया, आँख से जो तुम्हारे नर्व्स निकलते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब तुम्हारे क्रेनियल नर्व्स हो जाएंगे। ठीक है, और जो ऐसे नर्व हो गए जो तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं उसको क्या कह दोगे, उसको स्पाइनल नर्वस सिस्टम कह देंगे, स्पाइनल नर्व भी कह सकते हो। ठीक है, यही चीज़ था ये दोनों में डिफरेंस। अब चलो, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग को सीधे अपना पढ़ना है ह्यूमन ब्रेन। आखिर ह्यूमन ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली हम लोग को ये पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है। तो अब हम लोग ह्यूमन ब्रेन पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली ह्यूमन ब्रेन के तीन मेजर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा हो गया, जैसे फोर ब्रेन हो गया, दूसरा क्या हो गया, मिड ब्रेन हो गया, और तीसरा क्या हो गया, हाइंड ब्रेन हो गया। ठीक है, अब ये सब क्या है, इनके भी क्या कुछ पार्ट हैं, तो हाँ देखो, फोर ब्रेन के बेसिकली तीन पार्ट हैं। फर्स्टली सेरेब्रम एंड देन थैलेमस एंड देन हाइपोथैलेमस। ठीक है, और यहाँ पे देखो मिड ब्रेन के, तुम लोग के मज़े के लिए, मिड ब्रेन के कोई भी पार्ट्स नहीं हम लोग को पढ़ने हैं, बस उसके दो फंक्शन है, बस वो पढ़ लेंगे हम लोग। और हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, विच इज़ सेरेबेलम, मेड्यूला एंड पॉन्स। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि फोर ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, और फोर ब्रेन में भी हम लोग को पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ सेरेब्रम का फंक्शन। ठीक है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को हम लोग को बस देखना है कि फोर ब्रेन के ये पार्ट्स हैं, बस इनके फंक्शन हम लोग को नहीं देखना है। तो देखो, सेरेब्रम यानी कि फोर ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला फंक्शन इसका ये होता है कि जो हम लोग जितना भी चीज़ सोचते हैं, जितना भी चीज़ हम लोग थिंकिंग पार्ट लेते हैं, वो सब कहाँ पर होता है, वो सब सेरेब्रम में होता है। सेरेब्रम हम लोग के आगे का ब्रेन का पार्ट होता है,
और ये क्या करता है, ये हमारे सारे वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। यानी कि जो अभी हम पैर हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, ठीक है, वो सब क्या वॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है। अब जो तुम्हारा हार्ट बीट कर रहा है वो वॉलेंट्री थोड़ी है। तुम अपने से हार्ट बीट रोक सकते हो क्या? नहीं। अपने से सांस रोक सकते हो? तो हाँ भैया सांस रोक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते हो ना। तो यही बात है, ठीक है। तो ये हम लोग के सारे वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब क्या, तो ये इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करता है। जो भी तुम्हारे मेमोरी है उसको तुमको स्टोर करता है। जैसे कि तुम पिछले बार कुछ सॉकेट में हाथ डाल लिए होगे, तुम्हारे जले होगे, तुमको आज भी याद है कि हाँ भैया मुझे उस सॉकेट में हाथ नहीं डालना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ये भी इसका फंक्शन हो गया। फिर क्या, जो सेंसरी इम्पल्स है जो वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी से आते हैं सेरेब्रम में, एंड देन उसके प्रति वो इंटीग्रेट करता है, ठीक है। अब देखो, जो भी तुम लोग को भूख लगता है, हंगर के लिए जो भी तुम्हारा एसोसिएशन रहता है, वो सब कहाँ पे रहता है, तो सेरेब्रम में रहता है, ठीक है। तुमको जो भूख लगती है तो वो सब कहाँ से तुमको फील होता है, तो वो सेरेब्रम एक्ट करता है इसमें, ठीक है। तो कौन कौन से मेजर फंक्शन तुमने पढ़ा फोर ब्रेन यानी कि सेरेब्रम का, तो ये थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का, फिर ये हम लोग के वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, फिर ये इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करता है, और फिर ये रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्स को हमारे वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी से और उसको इंटीग्रेटेड करता है, यानी कि काम करता है। फिर वो सेंटर एसोसिएशन विथ हंगर भी होता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है। अब आगे हम लोग को पढ़ना है फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। जो मैंने बोला 2 फंक्शन खाली पढ़ना है, बहुत सिंपल है। पहला तो ये हम लोग के चेंज इन प्यूपिल साइज में मदद करता है, यानी कि जो तुम अपना आँख बंद करते हो, आँख ओपन करते हो, तो वो क्या चीज़ में मदद करता है, तो वो उस साइज़ को चेंज करने में मदद करता है, ठीक है। और दूसरा क्या, जो भी तुम्हारा रिफ्लेक्स मूवमेंट है, जैसे कि तुम अपने हेड को हटाए थे, जैसे ही बॉल तुम्हारी तरफ आ रहा है, नेक को तुम सडन चेंज किए अपने पोजीशन से, ट्रंक, देन ये क्या, ये सब चीज़ रिफ्लेक्स मोमेंट से जो चेंज किए, ये सब किसका फंक्शन है, मिड ब्रेन का फंक्शन है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हाइंड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग को उसमें भी पढ़ना है कि पहला हम लोग को क्या था, सेरेबेलम था। सेरेबेलम का क्या फंक्शन होता है, तो ये हम लोग के कंट्रोल करता है पोस्चर एंड बैलेंस को, यानी कि तुम किस तरह से, जैसे तुम साइकिल चला रहे हो तो उसमें तुम जो बैलेंस करोगे, तुम साइकिल इधर या उधर गिर ना जाए, वो तुम्हारा कौन मदद करता है, तो वो तुम्हारा सेरेबेलम तुम्हारा मदद करता है, ठीक है। सेरेब्रम और सेरेबेलम ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ये कंट्रोल करता है तुम्हारे पोस्चर को और बैलेंस को, किस पोस्चर में हो तुम, उसको भी तुम्हारा बैलेंस करता है, ठीक है। अब देखो ये क्या, वॉलेंट्री एक्शन को प्रोसेसन, यानी कि जो भी तुम्हारा, जैसे वहाँ पे तुम्हारा क्या था, सेरेब्रम था, वैसे ही ये भी तुम्हारा उसी की तरह वॉलेंट्री एक्शन को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, पिकिंग पेन, ठीक है। अब देखो मेड्यूला का क्या काम होता है, तो मेड्यूला इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे कि तुम्हारा एग्जांपल क्या हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, सेलिवेशन को कंट्रोल करता है, फिर वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। तो ये सब क्या काम कौन करता है, मेड्यूला वर्क करता है, जो कि है हिंड ब्रेन का पार्ट, ठीक है, हाइंड या हिंड, ठीक है। अब देखो पॉन्स क्या करता है, तो पॉन्स भी इनवॉलेंट्री एक्शन को ही कंट्रोल करता है, और रेगुलेशन मेजर इसका पार्ट क्या हो गया, तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि तुम्हारा जो सांस ले रहे हो तुम और उसको जिससे तुम अपने फूड को बर्न कर रहे हो, ऑक्सीजन को इंटेक कर रहे हो, तो वो सब क्या करता है, रेगुलेट करता है उसको। तुम्हारा कौन मदद करता है, तो पॉन्स करता है मदद तुम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे अब तुम लोग को ब्रेन के बारे में एकदम समझ चुके हो। अब तुम लोग को कुछ समझना है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कौन करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, एक फ्लूइड होता है उसके अंदर में, जो कि फ्लूइड फील्ड बैलून जिसको कहते हैं, जो कि एक्ट करता है शॉक एब्जॉर्बर, जो कि इनक्लोज होता है क्रेनियम में, जिसको कहते हैं स्कल या ब्रेन बॉक्स, ठीक है। एक बार फिर समझो, जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो क्रेनियम के द्वारा प्रोटेक्ट रहता है, यानी कि जिसको तुम लोग खोपड़ी कहते हो, स्कल होता है, जो ब्रेन बॉक्स उसको भी और कहा जाता है, ठीक है। तो वो उसके द्वारा प्रोटेक्ट रहता है। और ब्रेन के अंदर एक सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि तुम्हारा शॉक एब्जॉर्ब करने में काम करता है, जो कि एक फ्लूइड बैलून लाइक मटेरियल होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे यही कि स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो इसको बैकबोन प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि मैंने बोला बैकबोन के अंदर होता है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम इसको का प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर एक नेक्स्ट है टॉपिक जिसका नाम है लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन या फिर नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये शायद एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। नहीं, एनसीईआरटी में तो लिखा है सर, ठीक है। तो पूछ देता है कि लिमिटेशन क्या है भैया नर्वस सिस्टम का, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होता है ना वो उन्हीं सेल को पहुंच पाता है जो कि नर्वस सिस्टम में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन सेल्स को यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा जो कि नर्वस सिस्टम से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो आफ्टर जनरेशन, यानी कि जब तुम्हारा कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो जाता है जब तुम्हारे सेल बॉडी में, देन कुछ समय के बाद, और वो समय लगता है ताकि वो सेल फिर से अपने मैकेनिज्म को रीसेट कर सके बिफोर ट्रांसमिटिंग अनदर इम्पल्स, ठीक है। बात समझ रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है। तो पहला क्या था लिमिटेशन कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केवल उन्हीं तक पहुँच सकता है, उन्हीं सेल तक पहुँच सकता है जो कि नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड हैं। और सेकेंड कि जब कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो जाता है तो या ट्रांसमिशन होने लगता है तो सेल टाइम लेता है कुछ ताकि वो अपने मैकेनिज़्म को रीसेट कर सके दूसरे ट्रांसमिटिंग ऑफ अनदर इम्पल्स से पहले, ठीक है। अब देखो केमिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो केमिकल कम्युनिकेशन इसलिए ये होता है ताकि वो लिमिटेशन जो था अभी हम लोग ने पढ़ा उसको वो ओवरकम कर सके, यानी कि प्रिवेंट कर सके, ठीक है। यही था केमिकल कंपोजिशन और लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, बहुत सिंपल तरीके से। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ से तुम लोग का अपने ह्यूमन बॉडी का देख लिए, अब हम लोग को पढ़ना है कि मूवमेंट्स इन प्लांट्स, ठीक है। तो अब चलो आ जाते हैं प्लांट्स में। तो देखो मूवमेंट्स दो तरह के होते हैं प्लांट्स में, ठीक है। पहला तो होता है एक इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ और दूसरा होता है डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। अब इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ क्या होता है, जिसमें तुमको ग्रोथ तो नहीं दिखता है लेकिन मूवमेंट तुमको दिखता है। जैसे कि तुम छुई मुई का प्लांट देखे होगे, तो छुई मुई के प्लांट में क्या होता है, वो तुमको ग्रोथ करते हुए दिखता है नहीं भैया, लेकिन तुम उसको जब छूते हो तो वो तुमका बंद हो जाता है, यानी कि वो मूवमेंट दिखाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो टच मी नॉट प्लांट हो जाएगा, जिसको मोमिसा पुडिका भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ क्या होता है। तो डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ यानी कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म या ऐसा कोई भी प्लांट जो कि ग्रोथ दिखाता है बट मूवमेंट नहीं शो करता है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे प्लांट्स हो गए जिसके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब देखो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ एक रिफ्लेक्स मूवमेंट है। प्लांट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स का यूज़ करता है अपने इंफॉर्मेशन कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है। प्लांट इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स का यूज़ करता है ताकि वो कन्वे कर सकता है अपने इंफॉर्मेशन को सेल टू सेल, ठीक है। अब इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, यानी कि रिफ्लेक्स मूवमेंट को शो करता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि जो सेल होता है वो अपना शेप को चेंज करता है। जब उसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर आ जाता है तो वो क्या करने लगता है, वो स्वेल हो जाता है, और जैसे उसमें से वाटर लॉस हो जाता है तो वो क्या करने लगता है, श्रिंक करने लगता है। इसका एग्जाम्पल बोल दिया कि जब ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट बाय टचिंग इट, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ हो गया। चलो अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अब हम लोग को पढ़ेंगे डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ के बारे में। तो अब हम लोग आ जाते हैं डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ पे। तो सॉरी मैंने पीछे बोल दिया था कि ग्रोथ होता है बट मूवमेंट नहीं होता है। यहाँ पे दोनों होता है, ग्रोथ भी होता है, मूवमेंट भी होता है, ठीक है। तो देखो क्या है कि ऐसा मूवमेंट जो कि ट्रॉपिक होता है, यानी कि डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ठीक है। कोई इसमें से मूवमेंट डायरेक्शनल होता है, आई डायरेक्शनल मूवमेंट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस के थ्रू वो डायरेक्शनल होता है। कैसे होता है भैया सब बता रहा है अभी तुमको, चिंता मत करो। देखो सबसे पहला आता है तुम्हारा फोटोट्रॉपिज्म की। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, तो अगर तुम्हारा मान लो तुम एक प्लांट रखे, ठीक है, और उसके ऊपर में तुम कुछ कवर रख दिए, ठीक ना, मतलब मान लो तुम कोई बॉक्स रख दिए, लेकिन सनलाइट की तुम्हारा क्या कहें, कैसे तुमको समझाएं यार। जैसे कि मान लो तुम कोई रख दिए प्लांट और ऊपर से तुम उसको कवर कर दिए, लेकिन बैक साइड से वो खुला हुआ है, ठीक है, कॉर्नर से उसका पूरा फेस खुला हुआ है। तो सनलाइट जैसे ही उसके ऊपर पड़ेगा वो, तो वो सनलाइट की तरफ मूवमेंट शो करने लगा, यानी कि जो उसका आगे का जो उसका प्लांट होता है वो सनलाइट की तरफ बेंड होने लगता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये फोटोट्रॉपिज्म हो गया, यानी कि मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, ठीक है। अब जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, तो जियो यानी कि ग्रेविटी, ठीक है। तो मूवमेंट्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, यानी कि मान लो जो तुम्हारे रूट्स होता है ना प्लांट्स का, वो ग्रेविटी की तरफ भी मूव करता है। किसके द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा। जैसे ही तुम्हारा ग्रेविटी के द्वारा भी ये तुम्हारा मूव करता है, या फिर ग्रेविटी के अलग भी तुम्हारा मूव करता है, ठीक है। अब देखो केमोट्रॉपिज्म क्या होता है, तो केमोट्रॉपिज्म केमिकल के थ्रू यहाँ पे तुम्हारा, जैसे कि अब देखो जो तुम्हारा पॉलन ट्यूब होता है ना, वो तुम्हारा ओव्यूल की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, ग्रोथ हो जाता है उसका पॉलन ट्यूब का, वो टुवर्ड्स ओव्यूल की तरफ। ये तुमको अभी समझना है, फिर तुमको आगे जाके चैप्टर में डिटेल में समझना है, ठीक है।
अब तुम्हारा हाइड्रोट्रोपिज्म यानी कि मूवमेंट ऑफ रूट्स टुवर्ड्स वाटर, यानी कि जब रूट में तुम्हारा सॉइल में तुम्हारा पानी रहता है तो वो उसके तरफ मूवमेंट दिखाने लगता है, ठीक है। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। अब यहाँ से क्वेश्चन एक उठता है टेंड्राइल्स क्या होता है, ठीक है। टेंड्राइल्स क्या होता है, तो द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्रोज मोर रैपिडली एज कंपेयर टू द पार्ट नियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो क्या है ना कि टेंड्राइल यानी कि एक रूट्स की तरह एक्ट करता है, यानी कि अगर तुम रूट्स के पास कोई भी तुम्हारा ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वो जल्दी ग्रोथ करेगा, लेकिन अगर वो उसके पास कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो एज़ कम्पेयर टू रैपिडली ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे हम लोग। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग का आ रहा है इंडोक्राइन ग्लैंड। जो अभी हम लोग पढ़े थे ना, द नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम था और दूसरा था इंडोक्राइन ग्लैंड। तो हम लोग सीधे आ गए, अब हम लोग का हो गया ह्यूमन नर्वस सिस्टम पूरी तरह से समाप्त। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि क्या होता है वो, ठीक है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि हार्मोन्स क्या होता है। तो हार्मोन्स इंडोक्राइन ग्लैंड ही रिलीज करता है और ये हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ के साथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ, यानी कि जो भी तुम्हारा ग्रोथ हो गया, रेगुलेशन हो गया, फिर तुम्हारा मेटाबॉलिज्म हो गया, ये सब चीज़ कौन किसके द्वारा होता है, तुमको कंट्रोल होता है, एक्टिविटीज़ किसके द्वारा परफॉर्म होता है, तो ये सब होता है हार्मोन्स के कारण, ठीक है। अब हार्मोन्स कौन रिलीज़ करता है, कहाँ पर रिलीज़ होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, ये सब चीज़ जब हम लोग को पढ़ना है तो आ जाओ एकदम कान खोल के, ये सब तुम लोग को रिवीजन के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो देखो सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है कि थायराइड जो ग्लैंड होता है, जो कि थायराइड एक इंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा, तो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, जो कि कहाँ पे करता है, नेक में करता है, थ्रोट, नेक या थ्रोट रीजन में करता है। क्या करता है, तो ये इसका फंक्शन होता है रेगुलेट करता है ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन, ठीक है। ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, वो तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन में काम आता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है जो कि तुम्हारा मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, मिड ब्रेन में प्रोड्यूस होता है, जो कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। ये क्या करता है, ग्रोथ से, तो भैया हमको समझ में आ रहा है कि ये ग्रोथ के लिए काम करता होगा, तो हाँ भैया देखो ये रेगुलेट करता है ग्रोथ को और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है एड्रेनल ग्लैंड है जो कि एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है। एड्रेनल ग्लैंड है जो कि एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है। ये कहाँ पे करता है, तो अबव बोथ किडनीज के दोनों ऊपर में करता है ये, ठीक है। अब देखो ये रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को, फिर कार्बोहाइड्रेट्स को और मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। बहुत सिंपल समझ में आ गया कि एड्रेनल जो होता है ग्लैंड वो तुम्हारा रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को, कार्बोहाइड्रेट्स को, मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड था वो मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है और रेगुलेट करता है ग्रोथ को और ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। और जो थायराइड ग्लैंड था वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज कर रहा था और ये रेगुलेट कर रहा था मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट था, तो ये नेक या थ्रोट रीजन में प्रेजेंट था। चलो अब आगे देखते हैं कौन कौन सा है। तो अब यहाँ पर है इंसुलिन है, देखो इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो रिलीज़ करता है पैंक्रियाज। ये कहाँ पे करता है, तो पैंक्रियाज करता है कहाँ पे, तो बिलो स्टमक के निचले हिस्से में होता है, ठीक है। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है तुम्हारे ब्लड प्रेशर को और शुगर लेवल को, ठीक है। अब क्या था, तो यहाँ पे टेस्टिस होता है जो कि तुमको करता है क्या, तो हार्मोन रिलीज़ करता है कौन सा, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि तुम्हारे मेल्स में होता है, ठीक है। ये कहाँ पे, तो एब्डोमिनल एरिया में होता है। फिर ये चेंज क्या करता है, ये चेंज एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक है। अब देखो ये ओवरीज भी होता है तुम्हारा, ये क्या है यार, ये ओवरीज तुम्हारा ग्लैंड है जो कि फीमेल में होता है और ये एस्ट्रोजन को रिलीज़ करता है हार्मोन के रूप में, ठीक है। ये भी तुम्हारा एब्डोमिनल एरिया में हो गया और ये भी प्यूबर्टी से लेके तुमको सेक्सुअल मैच्योरिटी से तुम्हारा रिलेटेड होता है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस भी एक ग्लैंड होता है जो कि तुम्हारा रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करता है मिड ब्रेन में और ये क्या करता है, स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज़ हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज़ अपने हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए स्टिमुलेट करता है, ठीक है। अब यहाँ से एक टर्म आता है ग्वाइटर क्या होता है, तो एक आयोडाइज्ड सॉल्ट नेसेसरी होता है बिकॉज आयोडाइन मिनरल इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ थायरोक्साइन हार्मोन सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। देखो क्या होता है ना कि जब तुम आयोडाइज्ड सॉल्ट खाते हो
या फिर आयोडीन से भरपूर कोई भी चीज़ तुम खाते हो तो तुम्हारे गले में एक स्वेल हो जाता है तुम्हारा नेक, ठीक है। तो उसी डिजीज़ को कहते हैं ग्वाइटर, ठीक है। जब आयोडाइज सॉल्ट का तुम्हारे पास कमी हो जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन जब सेक्रेट करता है थायरॉयड ग्लैंड, तब तुम्हारा क्या होता है, तो एक डिफिशियंसी हो जाता है तुमको, जिसको कहते हैं ग्वाइटर कहते हैं, ठीक है। अब देखो डायबिटीज़ क्या होता है, तो एक ऐसा डिजीज़ होता है जब तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, ठीक है। कॉजेज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, जो कि सेक्रेट करता है पैंक्रियाज। अगर तुम्हारा पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन को कम सीक्रेट करेगा तो तुम्हारे अंदर डिफिशियंसी हो जाएगा, और डिफिशियंसी होने से तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या हो गया, तुम लोग को इंसुलिन हार्मोन को इंजेक्ट करना पड़ता है एज ए इंजेक्शन, और इसके द्वारा वो ठीक होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब हम लोग को आगे जाके पढ़ना है। देखो अब हम लोग को पढ़ना है फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। तो फीडबैक मैकेनिज्म में देखो सबसे पहले क्या होता है कि ऐसा समझो कि जो ऐसा समझो नहीं, देखो समझो तुम लोग कि जो हार्मोन्स होता है अगर वो डिफिशियंसी हो जाएगा, यानी कि अगर तुम्हारे अंदर एक्सेस में या फिर एकदम कमी में तुम्हारे हार्मोन्स निकले, तब फिर तुम्हारे बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट हो सकते हैं। तो फीडबैक मैकेनिज्म इंश्योर करता है कि हार्मोन्स को जो सेक्रेट हो रहा है वो एक प्रीसियस क्वांटिटी एंड एट राइट टाइम, यानी कि सही समय पे और एक फिक्स्ड लेवल पे वो तुम्हारा रिलीज़ हो, ताकि तुमको कोई भी डिफिशियंसी ना हो, तुमको कोई भी हार्मफुल इफेक्ट तुम्हारे बॉडी में ना हो, ठीक है। तो फीडबैक मैकेनिज्म कैसे जैसे कंट्रोल करता है क्या, शुगर लेवल को डाउन करने के लिए। अगर तुम्हारे को शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए भी फीडबैक मैकेनिज्म तुम्हारा काम करता है। कैसे, तो शुगर लेवल मान लो तुम्हारे ब्लड का इंक्रीज़ हो गया, तो ये डिटेक्ट कर लेता है पैंक्रियाज का सेल, देन उसका सिंथेसाइज हो जाता है इंसुलिन, और देन उसके बाद वो सिंथेसाइज करके तुमको ब्लड शुगर लेवल को फॉल कर देता है, और उसके बाद मोर इंसुलिन को घटाना कम कर देता है, ठीक है। यही था तुम्हारा क्या, फीडबैक मैकेनिज्म। चलो अब लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लांट हार्मोन। तो अब देखो हम लोग को पढ़ना है प्लांट हार्मोन। तो बेसिकली प्लांट हार्मोन के तुम्हारे 4 पार्ट्स होते हैं, जिसका 4 टाइप होते हैं। जैसे कि पहला हो गया ऑक्सिन हो गया, दूसरा हो गया जिब्रेलिन, और थर्डी हो गया साइटोकाइनेस, एंड फोर्थली हो गया एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो अब सबसे पहले एक एक करके इन चारों का फंक्शन हम लोग करके इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिन का फंक्शन क्या होता है, तो ये शूट टिप को ये कहाँ पे सिंथेसाइज करता है, तो सिंथेसाइज एट शूट टिप, यानी कि जो प्लांट का शूट होता है उसके एकदम टिप, यानी कि एकदम ऊपरी जो एकदम परत हो जाता है वहाँ पे वो सिंथेसाइज होता है, ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए मेन इसका क्या पार्ट हो गया, तो ये मदद करता है सेल को कि वो बड़ा हो सके, यानी कि ग्रो लॉन्गर, ठीक है। इन्वॉल्व इन फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि वो लाइट को जो लाइट की तरफ मूवमेंट होता है उसको ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, ठीक है। अब देखो फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन क्या होता है, तो जिब्रेलिन का फंक्शन ये होता है कि वो स्टेम का ग्रोथ के लिए मदद करता है, ठीक है। वो स्टेम का ग्रोथ होने के लिए मदद करता है, कौन, जिब्रेलिन, ठीक है। साइटोकाइनेस का क्या फंक्शन हो गया, तो ये सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है, और ये ग्रेट कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, तो फ्रूट में या सीड्स में प्रेजेंट होता है, और सीड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब लास्ट हमारा फंक्शन पढ़ना है हम लोग को एब्सिसिक एसिड का, जो कि इनहिबिट्स ग्रोथ हो गया, फिर कॉजेज विटलिंग ऑफ लीव्स हो गया, स्ट्रेस हार्मोन हो गया, जिसको क्या कहते हैं, एब्सिसिक एसिड कहते हैं। बहुत बढ़िया। और चलो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, तो ग्रोथ को इनहिबिट्स करता है, और विल्टिंग ऑफ लीव्स में काम आता है, फिर स्ट्रेस हार्मोन होता है, ठीक है। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर हो चुका है पूरा का पूरा क्लियर। कहीं पे भी अगर तुमको कोई भी डाउट हो तो मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताना। और तुम लोग का चैप्टर एकदम पूरा डिटेल में कंप्लीट हो चुका है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को एकदम कंट्रोल में हम लोग ने ख़त्म कर लिया है। और चलो तब तक ठीक है, तब अब इस चैप्टर को ख़त्म हो गया तुम लोग का, अब जाओ तुम लोग आराम से खेलो। और चलो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।